गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के घटक। अब देखें, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका कोशिका के घटक। ठीक है भाई, आज का टॉपिक क्या है हमारा? कोशिका के घटक। और कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई? कोशिकांग। तो कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है भाई? कोशिकांग। लेकिन यदि हम घटकों की बात करें तो मुख्य जो घटक है वो मुख्य घटकों को हम यहां 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मुख्य घटक जो है ये 3 भागों में हम डिवाइड करें। जब भी घटकों की बात आ जाए तो कोशिका के मुख्य घटक सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 3। नंबर 1 है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। नंबर 2 केंद्रक, और नंबर 3 कोशिका द्रव्य। तो जब भी आपसे घटकों की पूछा जाए कि कोशिका के मुख्य घटक कितने हैं, तो कोशिका के मुख्य घटक सिर्फ और सिर्फ 3 हैं: कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अगर अपन जनरली यहाँ एक डायग्राम बनाए कोशिका का, तो इस प्रकार से आपको एक कोशिका नजर आएगी। ठीक है, ये मध्य में जो होता है ये केंद्रक होता है। तो आपको यहाँ पर और इसमें जो लिक्विड पदार्थ रहेगा वो जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो देखो, ये तो हो गया क्या? केंद्रक, कोशिका द्रव्य इस प्रकार से, और आपको कोशिका झिल्ली इस प्रकार से नजर आएगी। डायग्राम बनाया हमने कोशिका का। ठीक है, तो आपको यहां स्पष्ट देखने को मिल रहा होगा कि साहब ये कोशिका है, और कोशिका के जो घटक हैं वो घटक 3 हैं: कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो यहां देखने पर ये पता चल रहा होगा कि ये कोशिका की सबसे बाहरी पदार्थ है जो कोशिका के घटकों की बाहरी वातावरण से रक्षा करती है। तो ये कौन सी है भाई? ये बाहरी आवरण है। कोशिका झिल्ली जो है ये बाहरी आवरण है, और ये आंतरिक घटकों की सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो आंतरिक घटकों की क्या करती है भाई? सुरक्षा करती है। आंतरिक घटकों की सुरक्षा करने का काम करती है कि बाह्य वातावरण जो होता है उस बाह्य वातावरण से आंतरिक घटकों की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा, ये जो बाहर है, अब ये जो वर्णात्मक पारगम्य, इसे क्या बोला जाता है भाई? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है क्योंकि साहब ये जो कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने देती है, अथवा अन्य पदार्थों की गति को भी क्या करती है? नियंत्रित करती है। और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ पदार्थ जैसे CO2, ऑक्सीजन आदि जो कोशिका के अंदर जाते हैं ये विसरण विधि के द्वारा जाते हैं। तो यहां हम बात करें कि CO2, O2 ये कोशिका में अगर प्रवेश करते हैं तो इनका कोशिका में जो प्रवेश होगा, कोशिका में प्रवेश, ये प्रवेश विसरण विधि द्वारा होता है। कौन सी प्रकरण द्वारा?
या कौन सी विधि द्वारा? तो साहब ये प्रोसेस होता है विसरण विधि के द्वारा। तो कोई भी पदार्थ जब कोशिका के अंदर जाएगा या बाहर निकलेगा तो साहब केएनसी विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा इनका परिवहन होता है। विसरण विधि को आप अच्छी तरह समझ लें और देखें कि तब ये बनाई हमने यहाँ पर कोशिका, ठीक है, ये जनरली ये डायग्राम हमने कोशिका का बनाया और कोशिका के जो ये बाहर है ये तो आंतरिक वातावरण हो गया और ये हो गया बाहरी वातावरण, ठीक है, ध्यान देना अच्छी तरह कि साहब बाहरी वातावरण और ये हो गया कोशिका का आंतरिक वातावरण। तो यहाँ पर CO2 की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई और बाहरी वातावरण में CO2 की मात्रा कम हो गई। तो श्वसन के द्वारा ये CO2 किधर आ जाएगी? बाहरी वातावरण। किधर आ जाएगी भाई? बाहरी वातावरण में। क्योंकि कौन सी विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। विसरण विधि में क्या होता है कि पदार्थ जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन होता है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर बाहरी वातावरण की बात करें तो बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया और यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम है कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो पदार्थ जो है हमेशा वो विसरण विधि के द्वारा जाएंगे और विसरण विधि में क्या होगा कि पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। तो अधिक सांद्रता किधर है? बाहरी वातावरण में। तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन किधर प्रवेश करेगी? अंदर। क्योंकि विसरण में क्या होता है साहब कि विसरण में होता है पदार्थ जो है ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ये बात यहाँ क्लियर हो गई होगी बिल्कुल कि जो पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर ये विसरण विधि के द्वारा अंदर या बाहर जाते हैं और विसरण विधि में क्या होता है कि पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ गमन करते हैं। तो यहाँ पर पदार्थों की बात करी हमने, यदि CO2 का स्तर कोशिका में बढ़ गया, बाहरी वातावरण में कम है तो CO2 बाहर से अंदर से बाहर आ जाएगी, जबकि ऑक्सीजन का लेवल बाहरी वातावरण में ज्यादा है यदि और कोशिका के अंदर कम है तो कोशिका बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगी? अंदर। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यदि इस प्रकार से गैसों का गमन हो तो उसे क्या बोला जाता है? विसरण कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपके। दूसरी बात करेंगे आप कि साहब जल जो है, जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है परासरण द्वारा। अब परासरण और विसरण में क्या होता है कि परासरण, अब देखिए जो जल है ये जल यहां से बाहर से यदि अंदर जाएगा तो बीच में कौन आ रही है? बीच में आ रही है कोशिका झिल्ली। कौन आ रही है? कोशिका झिल्ली। तो देखो यहां समझना आप अच्छी तरह कि साहब ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है, और ये है आंतरिक वातावरण या आंतरिक वातावरण और ये है बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण, ठीक है। अब देखो आप, ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये जो जल के अणु हैं, ये जल के अणु इस तरफ जाएंगे तो किसके माध्यम से जा रहे हैं? कोशिका झिल्ली के माध्यम से जा रहे हैं। ये प्रोसेस कहलाती है परासरण। यदि अर्धपारगम्य झिल्ली आ गई बीच में तो पदार्थ अधिक सांद्रता से या जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं तो उसे बोला जाता है परासरण। यहाँ पर कोशिका झिल्ली नहीं होती, विसरण में परासरण में कोशिका झिल्ली होगी। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्यों कहा जाता है कि
कोशिकाएं विभाजित होकर अपने जैसी अनेक कोशिकाएं बनाती है और उन्हीं कोशिकाओं से जीवों का शरीर बनता है। इसीलिए सजीवों की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है क्योंकि कोशिका की आकृति आकार जो है ये विशिष्ट कार्यों के अनुरूप ही होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज का टॉपिक अपना यहाँ खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।